तो जैसा कि बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके 2 अध्याय हमने पढ़ लिए थे और तीसरा अध्याय हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। और इसका हम अगला भाग आज पढ़ेंगे, जिनमें हम अगले भाग में साथ ही ये पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शहरों का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। तो इस दूसरे भाग का नाम है औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल। उनको समझेंगे। औपनिवेशिक शहर कौन कौन से थे? याद है पिछली कक्षा आपको अच्छे से पढ़ा था पिछली कक्षा को? तो बताइए औपनिवेशिक शहर कौन कौन से थे? वेरी गुड, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये कुछ औपनिवेशिक शहर थे जो हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में। हमने पिछली कक्षा में ये भी देखा था कि पूर्व औपनिवेशिक काल, मतलब औपनिवेशिक शासन शुरू होने से पहले भारत में जब मुगलों का शासन था, उस समय कौन कौन से नगर विकसित अवस्था में थे जो मुगलों की राजधानी होती थी? आगरा, दिल्ली और लाहौर। फिर धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर पड़ी तो कुछ नए नगरों का उदय हुआ। और फिर जब यूरोपीय शक्तियां भारत में आई जो जलीय क्षेत्र से व्यापार करते थे, जलमार्गों के द्वारा व्यापार करते थे, तो बंदरगाह के आसपास, मतलब जो समुद्र के आसपास जो नगर थे, उनका विकास ज़्यादा हुआ और बाकी नगर कमज़ोर पड़ते चले गए। अब हम इन बड़े नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बारे में। तो देखिए बच्चों, औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। तो अंग्रेजों ने जो नए नगर बसाए, जिनमें 3 हम पढ़ने वाले हैं, वो नगरों, उन नगरों में बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। अंग्रेज सोचते थे कि हम इन नगरों को अच्छे तरीके से बसाए, सुंदर तरीके से, और साथ ही अंग्रेज खुद की सुरक्षा को भी ध्यान रखते थे कि हम सुरक्षित रहें, इस तरह से इन नगरों को बसाया जाए। जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सघन तरीके से रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और बहुत ही सघन आबादी होती है उनकी, वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का बड़ा डर रहता था और वो बीमारियाँ अंग्रेज़ों तक भी पहुँच सकती थी। इसलिए उन कच्ची झोपड़ियों को हटा दिया जाता था और वहाँ पर बड़े बड़े महल बना दिए जाते थे जो यूरोपीय शैलियों में बने होते थे, या बहुत सारी खाली जगह छोड़ी जाती थी ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई विद्रोह हो तो उस खाली जगह में अंग्रेज़ विद्रोहियों को आराम से तोप और बंदूकों की गोलियों से मार सकें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज़ हर नगर का एक नक्शा बनाते थे। नक्शा क्यों बनाया जाता था? कि नक्शे के द्वारा वो उस क्षेत्र को अच्छे से समझ पाते थे और अपनी सुरक्षा के जो मापदंड थे वो तय कर सकते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे जनगणना शुरू की कि नगरों में कितनी जनसंख्या, इनको गिनो, और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में जनगणना होने लग गई, लोगों को गिना जाने लग गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्यों गिनते थे, क्यों नक्शे बनाते थे, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे और यही आगे जाके क्या बने? औपनिवेशिक शहरों का इतिहास बन गए यही आंकड़े, कि कैसे ये नगर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो सरकार ने नगरों के मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। मानचित्र जरूर तैयार करवाती थी जो औपनिवेशिक सरकार थी वो नगरों के। क्यों? लिखा है कि क्यों भाई, मानचित्रों की क्या जरूरत पड़ती थी? तो देखिए क्यों तैयार करवाए जाते थे। किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। उनको पता रहे, सरकार को जो नगरों को ठीक से विकसित करना चाह रहे हैं, उनको पता रहे कि इस क्षेत्र में पहाड़ी कहाँ है, हरियाली कहाँ है, उसी हिसाब से लोगों को बसाया जा सके। इसलिए नक्शे तैयार करवाए जाते थे भूदृश्य को अच्छे से समझने के लिए। और भी कारण थे नक्शे तैयार करवाने के, वो क्या थे? इस जानकारी के सहारे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। नक्शे अगर बन जाए तो हम यहाँ पर रहने वाले लोगों पे अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। तो मतलब क्या हो गया? रक्षा संबंधी उद्देश्य, अगर विद्रोह वगैरह होते हैं जैसा कि 1857 की क्रांति में हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए अंग्रेजों शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय उन विद्रोह की स्थिति में शहर को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने क्षेत्र को अंग्रेज कैसे सुरक्षित रखें, इसलिए नक्शे बनवाए जाते थे। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता था? रक्षा संबंधी उद्देश्य के लिए नक्शे तैयार करवाए जाते थे। देखिए बच्चों आगे, शहरों के रखरखाव के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती थी। भाई सड़कें बनेंगी, स्वास्थ्य संबंधी छोटे मोटे हॉस्पिटल बनेंगे, शहरों में जल निकासी, पानी की आपूर्ति, गंदा पानी है उसको शहर से कैसे निकालेंगे, नक्शा बनेगा शहर का, तो इसके लिए पैसों की तो ज़रूरत होगी। अब अंग्रेज़ थोड़ी भारत में पैसा खर्च करना चाहते हैं भारत के विकास पर,
इसलिए ये पैसे कहाँ से आएंगे? जो शहर में लोग रहते थे उन पे कर लगा दिए गए, उनसे कर वसूल करेंगे। तो देखिए क्या किया गया, शहरों के रखरखाव के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो फिर क्या शुरू किया, नगर पालिका कर वसूली शुरू कर दी गई। नगर पालिका क्षेत्र होता था शहरों में और नगर पालिका के द्वारा वहां रहने वाले लोगों से वार्षिक कर लिया जाता था, वो कर की वसूली शुरू कर दी गई। आगे देखिए, अब अंग्रेज जब कर वसूल करने जाते थे तो अंग्रेजों को भारी दिक्कतें होती थी, इसलिए कर वसूल करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने किनको दे दी? भारतीयों को ही। नगर पालिका के जो सदस्य होते थे, जो भारतीय लोग होते थे, उनको नगर पालिका के सदस्य बनाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और उन्हीं को कह दिया कि आप ही कर वसूल कर दिए। मतलब कर वसूली की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने खुद के ऊपर ना लेकर भारतीयों पर डाल दी, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, इस विवाद से दूर रहे कि कर क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। तो देखिए उद्देश्य पहले समझते हैं कि कर वसूली की जिम्मेदारी निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपी गई, जो नगर पालिका के सदस्य होते थे वो कर वसूली करेंगे। अब कर वसूली का उद्देश्य क्या होता था? तो नगरों को सुंदर दिखाना है, वहाँ स्वास्थ्य और पानी संबंधी जो भी समस्याएं उनको दूर करने के लिए। तो कर वसूली के उद्देश्य क्या थे? शहरों में जलापूर्ति, निकासी मतलब गंदे पानी की निकासी, नालियां वगैरह बनाना, और साथ ही सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या वसूल की जाती थी? कर। तो समझ गए बच्चों, कर वसूल शुरू कर दिया गया, क्योंकि नगरों को अच्छे से बसाने और ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए पैसों की जरूरत होती थी। अंग्रेज अपने बजट में से पैसा खर्च करेंगे नहीं, तो भारतीयों से कर वसूल करो और नगरों को ठीक से साफ सुथरा बनाओ। कर वसूल करने जब अंग्रेज अधिकारी जाते थे तो विरोध होते थे, इसलिए ये जिम्मेदारी किनको दे दी? भारतीयों को दे दी। अब देखिए, शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी, और लोगों की गिना जाता था, लोगों की गिनती की जाती थी। इसी को क्या कहते हैं? जनगणना शुरू हो गई। भारत में जनगणना का इतिहास क्या है? कब शुरू हुई? पहली जनगणना भारत में कब हुई? तो भारत में पहली अखिल भारतीय जनगणना कब हुई? 1872 में की गई, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी। पहली नियमित जनगणना भारत में कब हुई? 1881 में। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 में, गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो के समय की गई थी पहली अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास। आगे देख रहे हैं, प्रथम नियमित जनगणना 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय की गई, और यह प्रथम दशकीय जनगणना थी, प्रथम नियमित जनगणना थी। पता है ना बच्चों, जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। लास्ट जनगणना भारत में अभी कब हुई थी? 2011 में हुई थी, और यह भारत की कौन सी थी? 15वीं दशकीय जनगणना थी। तो इस तरह लोगों की गिनती की जाती थी ताकि नगरों को ठीक से बसाया जा सके उसी हिसाब से। लेकिन जनगणना करना इतना आसान नहीं था। जनगणना के जो आंकड़े थे इनमें बहुत सारी कमियां थी। लोग जनगणना करने वाले आयुक्तों को, जनगणना करने वाले लोगों को ठीक जानकारी नहीं देते थे। घरों में महिलाएं कितनी है ये जब उनसे पूछा जाता था भारत के लोगों से, तो महिलाओं की ठीक प्रकार से जानकारी नहीं देते थे। कोई बीमारी फैल गई तो उसमें कितने लोग मर गए ये जानकारी अंग्रेजों को ठीक से नहीं दी जाती थी। जो जनगणना अधिकारी आते थे उनको नहीं देते थे भारतीय लोग। और बीमारियों का तो ठीक प्रकार से डाटा रखना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय जब कुछ भारतीय बीमार होते थे तो वो अच्छे बड़े डॉक्टरों के पास ना जाकर नीम, हकीम, वैद्य वगैरह होते हैं उनसे इलाज कराते थे। तो कितने बीमार हुए, कितने मरे, कितने नए जन्म हुए, इन सब का डाटा रखना एक बहुत मुश्किल काम था अंग्रेजों के लिए। तो जनगणना से जो प्राप्त आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो सकते। वही बात हम समझ रहे हैं यहाँ पे, जनगणना से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता कितनी थी। तो ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। कैसे? जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग, ध्यान देना, अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। जनगणना आयुक्त थे, उनको ये निर्देश मिले हुए थे कि अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जनगणना करनी है। श्रेणी के हिसाब से मतलब जैसे व्यापारियों की एक श्रेणी बनाओ, मजदूरों की एक श्रेणी बनाओ, कलाकारों की एक श्रेणी बनाओ, इस तरह से। तो ये गिना जाएगा कि व्यापारी तो इतने रहते हैं इस नगर में, मजदूर इतने रहते हैं। तो ये श्रेणियां बनाना बड़ा मुश्किल था। कई बार तो ऐसा होता था, जैसे कुछ लोग होते हैं जो फेरी वाले होते थे, साइकिल या रिक्शा पे कुछ सामान रख के बेचते थे।
तो व्यापारी का काम करते थे वो छोटा मोटा, लेकिन जब उनका ये काम ज़्यादा चलता नहीं था तो वो मजदूरी भी करते थे। और जब जनगणना वाले आते थे उनसे पूछते थे कि बताइए आप किस श्रेणी में आते हैं, तो वो मजदूर कहना अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए वो कह देते थे कि हम व्यापारी हैं। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं किसमें, श्रेणी जो बनाई गई थी उनमें। इसके अलावा और क्या दिक्कतें हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे श्रेणी बना दी गई थी तो क्या दिक्कतें आई, ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी था। कुछ काम मिल जाता था तो कारीगरी का काम कर लेता था, कभी कभी वो व्यापारी का काम कर लेता था। तो जब श्रेणी बनेगी तो इस व्यक्ति को किस में रखा जाएगा, कारीगर की में या व्यापारी की में, बड़ी दिक्कत थी, या दोनों में रख देंगे। इसके अलावा देखिए, जो आदमी खेती करता था और उपज से जो खेत में जो उपजाया उसको बेचने वो शहर भी ले जाता था, तो वो किसान भी है और व्यापारी भी है, तो इस व्यक्ति को हम किस श्रेणी में रखेंगे। ये बड़ी दिक्कतें थी जनगणना आयुक्तों के सामने कि किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए। इसके अलावा और क्या दिक्कतें थी, देखिए बच्चों, कई बार लोग खुद जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब देते थे, इसलिए कि भारतीय लोगों के लिए एक नया अनुभव था कि क्यों गिनती की जा रही है, लोगों को क्यों गिना जा रहा है। ऐसी बातें भी फैल जाती थी कि अंग्रेज सरकार नया कर लगाएगी, कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से कुछ नया कर लगाएगी, तो इसलिए लोग सही प्रकार से जवाब नहीं देते थे। लोग घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे कि घर में कितनी औरतें हैं, ये जानकारी वो जनगणना आयुक्तों को ठीक प्रकार से नहीं देते थे। वो मानते थे कि औरतें तो पर्दे में ही रहे और इस बात की बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना असंभव था, बहुत मुश्किल था कि कितने लोग मरे, कितने पैदा हुए, क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज किसी पंजीकृत डॉक्टर से ना कराकर वैद्य वगैरह से कराते थे, तो ये आंकड़े रखना भी बहुत मुश्किल था। आगे देखते हैं बदलाव के रुझान, लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव भी आने लग गया। जनगणना का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान आते हैं। वो रुझान क्या आते हैं, हमने देखा कि भारत में जब नगरीकरण शुरू हुआ तो ऐसा नहीं एकदम से नगरीकरण हो गया, नगरीकरण बहुत धीरे धीरे हुआ। अब जब नए नगर बन रहे थे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, जो छोटे मोटे कस्बे थे वो तो अब बढ़ नहीं रहे थे और नगरों का तेजी से धीरे धीरे विकास हो रहा था। फिर भारत में रेलवे चली, तो फिर एकदम से सब कुछ बदलता ही चला गया, वो भी हम देखते हैं। देखिए, कस्बों का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया और दूसरी तरफ कलकत्ता, बंबई और मद्रास तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र थे। तो पहला रुझान तो यह है कि कस्बे तो नहीं बढ़ रहे थे और शहर तेजी से बढ़ रहे थे। आगे है कि 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत के बाद कई शहरों की काया पलट हो गई थी। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, 1853 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय ये शुरू हुई। पहली रेल कहां से कहां तक चली थी भारत में, बंबई से ठाणे स्टेशन के बीच चलाई गई थी। उसके बाद भारत के एक नगर से दूसरे नगर को रेलवे के द्वारा जोड़ा जाने लग गया। जैसे बंदरगाह नगर है बंबई, इसको भारत के अंदरूनी नगरों से जोड़ा जाएगा ताकि भारत के अंदरूनी क्षेत्रों से सामान रेल में रख के बंदरगाहों तक पहुंचा दे और बंदरगाह से उतार के जहाज में रख के यूरोप पहुंचा दे, इसलिए रेलवे का विकास हुआ। अब जो शहर रेलवे के मार्गों पर पड़ते थे उन शहरों का तो विकास होता गया और जो शहर रेल मार्ग से दूर स्थित थे उनका विकास बहुत कम हो गया या वो उजड़ने लग गए थे। तो इस तरह से कुछ बदलाव के रुझान भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।